प्रिय मित्रों, आज फिर से मैं आपके लिए विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मेरे आपके CMPC चैनल पर। और इसके अंदर जो आज की ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल पिन पॉइंट क्वेश्चन है और ये रीड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। आपको इनको ज़रूर स्टडी करना चाहिए। मैंने पिछले वाले लेक्चर के अंदर भी जो क्विज़ के रूप में ही क्वेश्चन आप तक पहुँचाए थे, आपने ज़रूर देखे होंगे और आपको समझ में आए होंगे, आपको फ़ायदा भी हुआ होगा। आज जो क्वेश्चन है मैं ये लेके आया हूँ, इनको भी आप देखें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो। मैं बिल्कुल आप ही के लिए काम कर रहा हूँ, तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए। आज के इसके अंदर जो क्वेश्चन है, उसके अंदर विज्ञान के अंदर पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी जलती लौ का कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है। जो मोमबत्ती की जो लौ होती है, वो उस लौ के भाग की बात कर रहा है, मिड पॉइंट, टॉपर और जो सबसे लोवेस्ट है वो। तो उसके अंदर आपको ये देखना होगा कि जो इसके अंदर टॉपर, मिडलर एंड लोवेस्ट, तो इसके अंदर जो टॉपर पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इसमें टेम्परेचर रखता है, यानी सबसे अधिक गर्म होता है। जैसे जैसे यहाँ से मोम ऊपर जाता है, वैसे वैसे यहाँ पर जो मतलब अध जला मोम होता है, बीच में काफ़ी मात्रा जल चुकी होती है, और टॉप पर पार्ट होता है वो सबसे गर्म होता है। ये हमें ध्यान रखना होगा। तो ये आंसर इसका सही है। बहुत सारे मिड वाले पार्ट को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है, जो सबसे टॉपर वाला जो पार्ट है वो सबसे अधिक गर्म है, उसका तापमान सबसे अधिक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम मात्रा के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है। सीधा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। वो कहलाता है उस ईंधन के लिए ऊष्मीय मान, है ना, हीट वैल्यू, ठीक है। और उसका मेजरमेंट जो किया जाता है वो होता है किलो जूल पर किलोग्राम में। ध्यान रखना, ऊष्मीय मात्रा, ऊष्मीय मान ज्ञात करने का सूत्र आपके इसके अंदर दिख रहा है। मतलब कुल ऊष्मा बटा उसकी ईंधन की मात्रा, यानी मात्रा का भाग लगाएंगे प्राप्त पूर्ण दहन के बाद प्राप्त ऊष्मा में, तो ऊष्मीय मान आएगा। तो ये ऊष्मीय मान पर आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। देखिए, ये वास्तव में जो टॉपिक है पूरा वो ईंधन वाला है, फ्यूल वाला। फ्यूल वाला टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है रीट में, और इसलिए मैंने इसके कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो ये ऊष्मीय मान को आप अच्छी तरह से स्टडी कर लें। तीसरा क्वेश्चन आता है, CNG एक स्वच्छ ईंधन है और बहुत ही अच्छा माना जाता है अपने LPG के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? रीज़न है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का कम मात्रा में उत्पादन करते ही है। ध्यान रखना, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो ईंधन ज़्यादा मात्रा में, मतलब जो अच्छे नहीं माने जाते हैं, वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं, और इसलिए उससे ईंधन यानी कि ऊष्मीय मान उसका कम हो जाता है। तो यहाँ पर CNG जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये अच्छा इसलिए माना जाता है कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का कम उत्पादन करता है। देखिए एक बार फिर, ऑक्साइड्स, मैंने पूरा टॉपिक लिया है ऑक्साइड्स का, और आपके सिलेबस के अंदर भी दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑक्साइड को वैसे ही इसको ठीक से स्टडी करना है। चौथा टॉपिक आता है, मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे गर्म भाग का रंग कैसा होता है। ध्यान रखना, वो होता है नीला। न वहाँ ऑप्शन में आएगा नीला, हरा, लाल, पीला, ठीक है। आपको ध्यान रखना, ये जो पोर्शन होता है किनारे वाला, बिल्कुल ये वाला, ये पोर्शन होता है नीले रंग का, ब्लू। ये वो पार्ट है जहाँ का ईंधन पूरी तरह से जल चुका होता है। तो ज्वाला के सबसे गर्म भाग जो होता है, मतलब वो इस जगह का पार्ट जो है वो नीले रंग का सबसे अधिक गर्म भाग जो होता है, ये वाला पोर्शन, और वो है
नीले रंग का, ये आपको याद रखना होगा। फिर आता है एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया, देखिए, किसी प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्ण दहन करने पर 1,80,000 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो ऊष्मीय मान कितना होगा। क्योंकि ये टॉपिक आपके फ्यूल का, ईंधन का सिलेबस में है और उसमें ये भी दे रखा है कि जो क्वेश्चन जो का लेवल होगा, क्वेश्चन बनेंगे वो सारे 8वीं तक के लेवल से होंगे, लेकिन उनका कठिनाई स्तर जो होगा वो 12वीं तक का। तो यहाँ पर आप देखें, इस प्रश्न को सवाल है, इस सवाल को आप इस फॉर्मूले में देखिए, ऊष्मीय मान बराबर किलो जूल बटा किलोग्राम, मतलब ऊर्जा बटे मात्रा, ठीक है ना। तो ये किलो जूल तो ऊपर है, यानी कि क्या आएगा 1,80,000 बटा 4.5, तो ये हो जाएगा 1,80,000, एक जीरो और लग जाएगा यहाँ पर, और ये 45, और ये आपके आराम से कट रहे हैं, 45 दूने 90, तो 45 चौके 180, ठीक है। तो ये 0 0 0 कितने 4 जीरो, यानी कि 4000 किलो जूल पर किलोग्राम। ये हमें इसके अंदर ध्यान रखना होगा, देखना काटने में मिस्टेक नहीं की हो, कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना। तो ये ध्यान हमें खाली इससे रखना है, हमें कॉन्सेप्ट का पता करना है कि है क्या। तो ये इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को दोनों को आप एक साथ समझ के करें। फिर आता है एक अच्छा सा क्वेश्चन कि बंद कमरे में अंगीठी जलाना खतरनाक होता है, ऐसा क्यों। उसमें ऐसी कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होती है जो उस कमरे में सोए व्यक्तियों के लिए मौत का कारण बन जाती है। तो वो है, वैसे इसके अंदर मैंने दिया है CO2, SO2, NO2। सबसे अधिक मात्रा में आपके कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है उसके अंदर, और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है वो कैसे बनती है, जब वो फ्यूल अध जला फ्यूल होता है ना। जब वो आधा जला हुआ होता है, मतलब पूरा जल नहीं पाता है, तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड कलेक्ट होती, इकट्ठी रहती है उसके अंदर। आपको पता होना चाहिए कि ये जो वाहनों से धुआं निकलता है, सड़क पर जो प्रदूषण होता है मार्केट में, वो उसके अंदर भी वो कार्बन मोनोऑक्साइड की सबसे अधिक मात्रा होती है, और इसी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैंने इस क्वेश्चन को कहाँ से जोड़ दिया है, ये सड़क पर जो वाहन चलते हैं, वाहनों में जो आधा जला फ्यूल होता है वो उससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन नेट के अंदर भी पूछा हुआ है, UGC नेट के अंदर। तो आपको क्योंकि उसके अंदर भी पोल्यूशन और फ्यूल का उसके अंदर टॉपिक था, तो उसमें से उसने ये क्वेश्चन उठाया था। क्वेश्चन बिल्कुल 8वीं के लेवल का है, लेकिन वो किस तरीके से पूछा गया आपको ध्यान रखना होगा। फिर क्वेश्चन 7वां, माचिस के दोनों सिरों पर किस पदार्थ का लेपन होता है। देखिए अगले दोनों ही क्वेश्चन माचिस और उस तिल्ली, माचिस के जिस पर तिल्ली को रगड़ते हैं उस पर कौन सा पदार्थ होता है, और माचिस की तिल्ली पर कौन सा पदार्थ होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। माचिस के दोनों सिरों पर किस पदार्थ का लेपन होता है, वो होता है चूर्णित कांच और लाल फास्फोरस का, ध्यान रखना। फिर दूसरा प्रश्न है अगला 8वां, माचिस की तिल्ली के सिरे पर कौन सा पदार्थ होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, श्वेत फास्फोरस, P मतलब फास्फोरस, गोंद और स्टार्च, इन सभी चीज़ों का उस पर लेपन होता है। अब वो क्वेश्चन क्या पूछता है ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। खास तौर से अभी जो आता है वो पोटेशियम क्लोराइड होता है। होता क्या उसके अंदर, जैसे माचिस की तिल्ली को आप उस पर, तिल्ली को माचिस के ऊपर रगड़ते हैं, तो उस केस में आपके ये जो लाल फास्फोरस होता है वो कन्वर्ट होता है श्वेत
फास्फोरस में, और वो ऊष्मा उत्पन्न करता है। वो ऊष्मा उत्पन्न करते ही लगातार वो नहीं जलता है, ऊष्मा उत्पन्न करने के बाद में वो पोटेशियम क्लोराइड से क्रिया करता है और फिर वो थोड़ी सी मतलब दहन होता है उसका, और उसके बाद में फाइनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड ये जलता उसके अंदर, इसलिए वो तिल्ली थोड़ी देर तक जलती रहती है। आपको इसको थोड़ा ठीक से समझ लेना होगा, इसका क्वेश्चन भी बन सकता है। फिर 9वां क्वेश्चन है, कौन या कौन से जैव अनिम्नीकरणीय है? टिन, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और सभी। ध्यान देना, यहाँ कहीं आप खाली प्लास्टिक मत करके आ जाना। सही आंसर है सभी, डी वाला। टिन, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक ये सभी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सब बुक्स में है, लेकिन खास तौर से 8वीं की विज्ञान के अंदर है, इसलिए हम इसको बिल्कुल सही मानेंगे और आपको इसको समझना भी, जो अभी वर्तमान में चलती है बुक 8वीं की विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, कौन सा अधातु नहीं है? देखिए, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन ये अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, कार्बन है, पारा जो है वो क्या है? धातु है। ध्यान रखना, अधातु नहीं है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है एकमात्र कमरे के ताप पर। तो ये जो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को ठीक से समझ लेना है। क्वेश्चन में छोटी सी बात हल्की सी चेंज करते ही हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस सीरीज़ के अंदर अगली जो क्वेश्चन है वो है क्षेत्र का, वो क्षेत्र जहाँ जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। मतलब वहाँ कोई भी अलग तरह का कोई जैसे शोरगुल या हो हल्ला न हो, कोई भी विक्षोभ वहाँ नहीं हो, जंतु वहाँ के आराम से रह सकें, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है या संरक्षित क्षेत्र है? तो सही आंसर इसका अभयारण्य है। इन सभी की अलग अलग विशेषताएं होती है, आपको इनको जरूर पढ़ लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 12वां, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कितने चट्टान आवास है? यानी चट्टानों के अंदर कुछ जो कलाकृतियाँ हैं उसके बेस पे आवासों की संख्या का पता लगाया था, तो वो है 55। ध्यान रखना, 55 चट्टान आवास क्षेत्र है। क्वेश्चन 13वां कह रहा है कि भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? तो वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये आरक्षित वन क्षेत्र है और यहाँ पर टीक है ना, यानी कि सागौन नामक वृक्ष पाए जाते हैं, सर्वोत्तम लकड़ी मानी जाती है इमारतों के लिए। तो ये टीक या सागौन के सर्वोत्तम किस्म के वृक्ष भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही पाए जाते हैं। फिर आता है, किसी कागज का उपयोग कितनी बार रिसाइकल द्वारा यूज़ कर सकते हैं? मतलब कागज को कितनी बार रिसाइकल कर सकते हैं? तो ये 5 से 7 बार इसका सही आंसर है, आपको ध्यान रखना होगा। 15वां क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की किस्में कहलाती है? देखिए, यहाँ सजीवों कहा है, ठीक है, वो सही आंसर होगा आपके बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, ठीक है। पारितंत्र की अगर बात करें तो सजीवों के साथ में निर्जीव भी शामिल हो जाएंगे, नदी, डेल्टा, पहाड़, वृक्ष, ये सभी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, तभी ये इकोसिस्टम या पारितंत्र कहलाएगा। बाकी इस सजीवों के लिए केवल ये बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता ही रहेगा। क्वेश्चन 16 है, प्रोजेक्ट हाथी योजना किस सरकार द्वारा चलाई गई थी? देखिए, यहाँ विरोधाभास हो सकता है। एक तो हाथी परियोजना वो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 1992 में उनके संरक्षण के लिए कॉमन संरक्षण की बात की थी, उनकी जलवायु, पर्यावरण, वन क्षेत्र सभी वो कहाँ रह सके, तो उसके लिए 1992 में जो हाथी परियोजना चलाई गई थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये क्या थी? हाथी परियोजना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है? प्रोजेक्ट हाथी। खास तौर से ये जो है कर्नाटक सरकार द्वारा चालू किया था
जिसमें एशियन हाथियों की विशेष सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए चालू की गई थी। तो ये दोनों ही योजनाएं अलग है, प्रोजेक्ट हाथी अलग है और हाथी परियोजना अलग है, इसलिए आप इन दोनों को अलग अलग याद रखें, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। तो ये इस तरीके से आपके ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। थैंक्स।